ये आकाशवाणी है। श्रोताओं, गंगा स्वच्छता अभियान केंद्र सरकार की महती योजनाओं में से एक है। इसी पर केंद्रित है आज का ये प्रतीकात्मक भावपूर्ण रूपक नाद गंगे। इस रूपक की परिकल्पना और संगीत R.K. गोविंदराजन का है, संयोजन विजय सिंह राजपूत का तथा लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर हरीश पाराशर ऋषु। तो आइए सुनते हैं ये रूपक नाद गंगे। कितनी दूर चलकर आ गई मैं, याद नहीं कब तक चलते रहना है, मुझे पता नहीं। कितनी ही संस्कृतियों और सभ्यताओं को अपने आगोश में समेटे अविरल, अथक, निश्चल, निरापद, निर्निमेष, निस्वार्थ, निर्भय और निसंदेह चिरकाल से गतिमान हूँ मैं। न आदि से हर्ष, न अंत से विषाद, न आदान से आह्लाद, न प्रदान से संताप। न राग है, न द्वेष है, बस चलते जाना है। जी हाँ, चलना मेरी प्रकृति है और सागर में अपने अस्तित्व का संपूर्ण समर्पण मेरी नियति है। मेरी गति और दिशा क्या होगी कोई नहीं जानता, पर मैं ये भलीभांति जानती हूँ, सगर पुत्र भगीरथ की घोर तपश्चर्या का परिणाम हूँ मैं। शिव की जटाओं से उतरकर संपूर्ण वसुंधरा की अनंत प्यास को अद्योपांत तृप्त करना जीवन लक्ष्य है मेरा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापों गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियम् अनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आदि से लेकर अनादि तक सृष्टि के समग्र स्वरूप विस्तार में अपनी उदारता, प्रेम और गुरु गंभीर चेष्टाओं से जीव संसार को कैसे अभिभूत किया जाए, ये मेरा चिंतन मनन है। बस एक चलायमान स्थिरता का अप्रतिम अंकन काल पटल पर करते जाना है, करते जाना है, बस चलते ही जाना है। धरा पर बहने वाली ओ प्राणदायिनी, लौट आओ मेरे अंग अंग से निर्झरित ओ क्षीर सरिता, फिर से मेरे अस्तित्व का अविभाज्य अंग बन जाओ। लौट आओ, लौट आओ। ओह, ये विच्छेद की भाषा, ये विलगता का स्वर, कौन हो तुम, कौन हो? छोड़ दो, छोड़ दो उस तिक्त कशैले पैने परिवेश को जो तुम्हारा समय उपास करता है, अनाचार करता है। वो लेना तो जानता है, पर देने के नाम पर ऐसा तिरस्कार, ऐसी निर्लज्जता, उफ, नहीं सहा जाता अब। तुम तो बस लौट आओ, लौट आओ। तुम्हारी अभिव्यक्ति से साबित है एक विशाल हृदय सम्राट हो तुम। तुम्हारी वाणी का स्वर हिलोरे लेते करुणा के सागर का आभास कराता है। आदर्श और स्वाभिमान के कोई देवदूत हो तुम। स्निग्धता का संचार कर देने वाले निश्चय ही
तुम मेरे श्रेष्ठ शुभचिंतक हो। ठीक पहचाना मुझे। मैं हिमालय हूं, अटल, अविचल, दृढ़ संकल्प का अमिट प्रतिबिंब हूं मैं हिमालय हूं, हिमालय हूं, हिमालय हूं। तुम्हारे अंतः से निर्झरते हजारों साल बीत गए। लगभग 313 योजन की एक लंबी यात्रा तय कर चुकी हूं मैं। अब लौटना संभव नहीं। वैसे लौटना मेरी प्रकृति भी नहीं। आगे और आगे बढ़ते ही जाना है मुझे, चलते ही जाना है। मुझे याद है, विष्णुपमा, अलकनंदा, देवनदी, मंदाकिनी, देवपमा, भगीरथी, कुछ ऐसे ही नामों से तुम्हें पुकारा जाता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक हिरण की तरह कुलांचे भरता तुम्हारा निर्मल जल ऊर्जा, उत्साह, उमंग से सराबोर होता था। ये मेरे स्मृति पटल पर आज भी अंकित है। किसी सर्पणी की तरह बल खाती भारत भूमि के गले का धवलहार नजर आती थी तुम। पहली बार हरिद्वार काशी की भूमि का पावन स्पर्श किया था तुमने। वो भूभाग वैकुंठ बन गया। योगे हृदये रवो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। यही वैकुंठ आशुतोष सृष्टि संहार करता देवाधिदेव शिव की प्रिय नगरी बन गई। दुनिया से आने वाला हर इंसान यहाँ जीवन उत्सर्ग करना चाहता था। दर्शन कर विश्वेश्वर, दर्शन कर चल मन तुम काशी। विश्वेश्वर दर्शन कर चल मन तुम काशी। तेरे ही पावन स्पर्श से सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश वेद भूमि कहलाया। ये तेरे ही निर्मल जल का परिणाम है कि इसे ग्रहण करने वाले विश्व के आध्यात्मिक गुरु बन गए। हे पापनाशिनी, मेरे कानों में आज भी स्पष्ट रूप से अंकित है वो नाद जो तेरी लहरें तटों से टकराकर पैदा करती थीं। वो नाद हर्षनाद बनकर आह्लाद पैदा करता था। आज वही नाद आर्तनाद बनकर कानों में चुभता है। इसीलिए तो कहता हूं गंगे, लौट आओ, लौट आओ, तुम तो लौट आओ। तुम तो जानते हो मुझसे अनेक पौराणिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। एक वृहद धार्मिक परिवेश मेरा सतत आलिंगन करता है। क्या ये छूट सकता है? मंत्रोच्चारण करता भक्तों का सैलाब मुझे मुग्ध कर देता है। क्या इसे विस्मृत किया जा सकता है? मेरे तट पर संपन्न होने वाले पर्व मुझे बरबस खींचते हैं। इनसे मुक्त हो सकती हूँ। इन क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन करते हुए वाराणसी चुनार के निवासी श्री शिव प्रसाद कमल बताते हैं, गंगा नदी हमारे यहाँ केवल नदी नहीं मानी जाती, बल्कि उनको माँ का दर्जा प्राप्त है और उन्हें माँ का संबोधन दिया जाता है। चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, महाशिवरात्रि हो, इन सब पर्वों पर स्नान आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है। नित्य गंगा में स्नान करने वालों की संख्या भी लाखों में है। गंगा दशहरा को आप देखें, जो उनका प्राकट्य दिवस माना जाता है। काशी के घाटों पर गंगा की आरती तो रोज की आरती है और कार्तिक पूर्णिमा पर जो है वे गंगा में स्नान के बाद लोग दान भी देते हैं और इस प्रकार से इसको जो है वो आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक कृत्यों से जोड़ देते हैं। काशी के घाटों को तो देखकर लगता है कि जैसे जमीन पर आसमान के सितारे उतर आए हों।
लाखों लाख दीपों से पूरे के पूरे घाट जगमगाते रहते हैं। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन माँ के साथ हमारा अत्याचार ये है, गंगा में होने वाले प्रदूषण से सावधान नहीं है, जरा भी सावधान नहीं है। और इसमें कल कारखानों, महानगरों इत्यादि का जो कचरा जा रहा है वह गंगा की अस्मिता को ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। वो तुम्हारा सरिता वैभव अब खत्म हुआ सा लगता है। जन समुदायों का तुम्हारे लिए बेहाल होना अब बीती बातों सा लगता है गंगे। अन्यथा अब तुम्हारे ही तट पर इतना प्रपंच, इतना अनाचार और घोर लापरवाही नजर नहीं आती। तुम्हारे जल का वो चमत्कारी प्रभाव अब शनैः शनैः नष्ट होता नजर आ रहा है। तुम्हारी मौजों में छुपी उदासी मुझे स्पष्ट महसूस होती है। तुम्हारे जलप्रपातों बांधों से उठता शोर कोई रुदन, कोई पीड़ा प्रस्तुत करता है। मेरा तो विचार यही है, तुम्हें अब लौट आना चाहिए, थम जाना चाहिए। हे गिरिराज, मेरी धवलधार का लगातार होता अपमान मैं भी देखती हूँ, महसूस करती हूँ हर क्षण घुलता विष। ये सब जैसे मेरी सांसें अवरुद्ध कर देती है। तटों पर होता अतिक्रमण मुझे दुखित और लज्जित करता है, पर मैं अभी भी आशावान हूँ, धैर्यवान हूँ। एक और कड़वा सत्य अब तुम्हारी धार का स्पर्श तरंगित, शांत, ऊर्जावान नहीं करता, बल्कि विचलित, व्याकुल करता है। तुम्हारी राह का हर ठौर तुम्हारा कोई उपहास करते नजर आता है। गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, विंध्याचल, वाराणसी, पटना, मंदाकिनी, भागलपुर और पश्चिम बंगाल मेरे प्रमुख ठौर है। मैं मानती हूँ हर ठौर पर मेरे ही भक्तों ने प्राकृतिक संतुलन सिद्धांत और जैव संतुलन सिद्धांत को क्षत विक्षत कर दिया है, पंचतत्व के समन्वय सूत्रों को नुकसान पहुंचाया है। इस बारे में कानपुर निवासी पर्यावरणविद श्री राकेश जायसवाल विस्तृत प्रकाश डालते हैं। कानपुर में लगभग 45 करोड़ लीटर मल जल प्रतिदिन उत्सर्जित होता है। 30 करोड़ लीटर मल जल बगैर किसी उपचार के प्रतिदिन गंगा नदी में बहा दिया जाता है। इसी तरह से कानपुर नगर में 400 चमड़े के कारखाने हैं और इन 400 चमड़े के कारखानों से लगभग 5 करोड़ लीटर विषाक्त जल प्रतिदिन उत्सर्जित होता है। लगभग 90 लाख लीटर इस विषैले जल के उपचार की व्यवस्था है। शेष 41 मिलियन लीटर, 4.1 करोड़ लीटर विषाक्त टैनरी इफ्लुएंट प्रतिदिन बगैर किसी ट्रीटमेंट के गंगा में बहाया जाता है। तो इन प्रमुख कारणों से गंगा कानपुर में दूषित हो रही है और ड्राई मंथ्स में नवंबर से लेकर जून तक गंगा में इतना भी जल नहीं होता कि गंगा पूरी तरह से दिखाई दे। खासतौर से चमड़े के कारखानों का जो क्षेत्र है, जाजमऊ के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ गंगा तट पे सड़ांध आती है। माने ऐसे गंगा की कल्पना कोई नहीं करता होगा। मैंने कहा ना, शुरू से मैं आशावान और धैर्यवान रही हूँ। वर्षों पहले सगरपुत्र भगीरथ के अथक प्रयास और विश्वास से मैं अवतरित हुई थी। अब फिर शुद्ध हो जाऊंगी, प्रयास और विश्वास से ही। शुद्धि के प्रयासों से पूर्व प्रदूषण के कारणों पर गौर करना जरूरी है। महामना मदन मोहन मालवीय के प्रपौत्र और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय गंगा प्रदूषण के कारणों और प्रकार पर जानकारी देते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेवार तो ये है कि जो सीवर सिस्टम लागू किया गया तो वो प्रॉपरली लागू नहीं हुआ। आज भी गंगा के प्रदूषण का 78% जो उसकी समस्या है, गंदगी है, वो सीवर के कारण है, क्योंकि जितना सुएज होता है तो बिना ट्रीट किए सीधे गंगा में मिल रहा है। जो कैपेसिटी होनी चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट्स की वो उसकी कहीं पर नहीं है।
दूसरी सबसे प्रमुख समस्या बहाव की लेकर के है, क्योंकि अगर बहाव नहीं होता तो फिर अपने आप गंदगी और बढ़ती रहती है। समस्या ये है कि ऋषिकेश में 26,500 क्यूसेक पानी वहां से निकलता है। वो चलते चलते जिस समय नरोरा डैम पर आता है तो नरोरा डैम में गवर्नमेंट ऑफ यूपी का इंस्ट्रक्शन है कि 150 क्यूसेक पानी जरूर छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ 150 क्यूसेक पानी नरोरा डैम से छोड़ा जाता है गंगा में, जिससे गंगा आगे की सूख न जाए। और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश करता है, वहां से आप कम से कम पानी छोड़िए 2,000, 2,500 क्यूसेक, 3,500 क्यूसेक। तो प्रवाह का न होना और सीवर के जितने भी उसके आउटलेट्स हैं उसके वजह से सुएज का प्रॉपर ट्रीटमेंट न होना, इसके वजह से आज सारी गंगा की सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया की एकमात्र नदी है गंगा जिसका पानी जिसमें कीड़े नहीं पड़ते, चाहे जितने दिन लग भी है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में 20 दिन के बाद तक कीड़े पड़ने लगते हैं। ऐसी अद्भुत नदी दुनिया में कहीं नहीं है, जिसके पानी को तो बचाना ही पड़ेगा। कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये सारी दिक्कत यही है। हे गंगे, तुम्हारा प्रवाह ज्यों-ज्यों काशी वाराणसी की ओर बढ़ता है, तुम शिवमयी हो जाती हो। पर समय की विडंबना देखिए, आज तुम्हारी धवल जल राशि कहीं कहीं स्याह काली नजर आती है। आचमन की इच्छा रोंगटे खड़े कर देती है। इस बारे में हो रही कोताहियों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर बेडी त्रिपाठी बताते हैं। गंगा को प्राणदायिनी समाज में इसलिए कहा गया, गंगा की मेडिसिनल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। यद्यपि ग्लेशियर से निकलने वाली विश्व में ढेर सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा एकमात्र नदी है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें हिमालय से निकले हुए उसके जो पत्थरों से चल के जब पानी आता है तो उसमें बहुत से रसायन गंगा के पानी में मिल जाते हैं। वहां पर बैक्टीरियोफाज पाया जाता है, डेलो विब्रियो बैक्टीरियम होता है, और ये दोनों क्या करते हैं कि जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देते हैं। और यदि मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसकी हो तो आदमी के स्वास्थ्य के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। अभी आधुनिक सभ्यता के नाम पर या आप कहें कि विकास के नाम पर हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सिटी सीवेज या तरह तरह के पोल्यूटेंट्स को गंगा में डालना शुरू किया है। गंगा में हम पोल्यूटेंट्स ही नहीं डाल रहे हैं, हम गंगा के पानी को जगह जगह पर रोक दे रहे हैं। इसलिए गंगा के पानी का निरंतर प्रवाह कम हो रहा है और प्रदूषण के चलते गंगा अपने मूलभूत गुणों से काफी दूर हो रही है और यही चिंता का विषय है। अकेले बनारस में 300 मिलियन लीटर सीवेज डाला जाता है, और यदि हम पूरे शहरों की बात करें कि जो हरिद्वार से लेकर के पटना तक, तो 3,000 MLD सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यहाँ जनरेट होता है। और जितनी व्यवस्थाएं ट्रीटमेंट की गई हैं, इसमें सिर्फ 1,000 MLD के ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट है, वो भी ऑन पेपर। मेरे प्रवाह के विस्तार में अंतिम पड़ाव आता है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के रूप में। यहाँ इसका स्वरूप हुगली नदी में समाहित हो जाता है, मगर इस स्वरूप परिवर्तन में जैसे अनेक विकृतियां भी शामिल हो जाती है। दुर्दशा पर पीड़ा व्यक्त करते हुए कोलकाता के पत्रकार एवं चिंतक श्री संतन पांडे बताते हैं, यानी हिमालय गंगा मैया का मायका है और सस्य श्यामल बंगाल ससुराल। आज गंगा गर्दिश में है। हुगली में प्रदूषण अत्यधिक संकटजनक स्तर तक पहुंच गया है। गंगा तट पर स्थित हजारों औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जित वर्ज्य पदार्थ भी लगभग 260 मिलियन लीटर प्रतिदिन के औसत से गंगा में समाहित होते हैं। गंगा जल के नमूने को जांच करने पर पाया गया कि प्रति 100 मिलीलीटर जल में मल जनित बैक्टीरिया की संख्या लगभग 50,000 है, जो सरकारी निर्धारित मानकों से 10,000% अधिक है। ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदरबन जैसे मैंग्रोव, जो विभिन्न प्रजातियों के आश्रयदाता हैं, वे भी इन्हीं पारिस्थितिकी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। गंगा की दुर्गति दुखदायी है। उसी गंगा को भगीरथ की व्याकुल प्रतीक्षा है। गंगे, जिस प्रकार नदी के रूप में तुम्हारा इतिहास प्राचीन है,
वैसे ही नदी प्रदूषण का इतिहास भी प्राचीन है। बात पौराणिक कालखंड की है। उस समय का समाज भी हर प्रकार से भौतिक संपन्न था। समाज की जीवन शैली ने उस समय भी मेरी अमृत धारा को प्रदूषित किया था। तब मैं कृष्णा गाय बनकर विलुप्त हो जाना चाहती थी, मगर पौराणिक राजाओं के सम्मिलित प्रयास से मुझे जीवनदान मिला था। आज भी सम्मिलित प्रयासों, सम्मिलित इच्छा शक्ति और सम्मिलित योगदानों की दरकार है। मुझे विश्वास है आज फिर कोई भगीरथी प्रयास का बीड़ा उठाएगा। नमामि गंगे ये वो परियोजना है जो एक भगीरथी संकल्प से जुड़ी है, हर देशवासी की आस्था से जुड़ी है। यही वो परियोजना है जिसमें प्राणदायिनी का परिष्कार समाहित है। सन 2014 को आम बजट में इसे स्थान देकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक महायज्ञ का सूत्रपात किया है। इसी संदर्भ में उनका वक्तव्य है। तब भाइयों बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल है, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं। नदियों के शुद्धिकरण की क्रिया एक सतत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विदेशों में भी नदियों के शुद्धिकरण की योजनाएं चली हैं और सफल हुई हैं, लेकिन नमामि गंगे समय और लागत राशि के अनुसार अब तक की सबसे बड़ी नदी शुद्धि परियोजना है। शुद्धिकरण की प्रामाणिक तकनीकों पर विशेष चर्चा करते हुए रिटायर्ड प्रोफेसर, रिवर कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर बनारस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर उदयकांत चौधरी बताते हैं। न पानी निकालने की टेक्नोलॉजी को आपने समझा, न पॉल्यूटेंट फीड करने के टेक्नोलॉजी को समझा, और न रिवर के जो एनर्जी पॉकेट है सैंडवेयर उसको समझा। रिवर से रिलेटेड किसी भी ज्ञान का आपने कभी उपयोग नहीं किया, इसलिए सारी की सारी समस्या पनपती चली जा रही। किसी भी नदी की आप बात कीजिए पूरे वर्ल्ड की, पहला चीज है पॉल्यूटेंट लोड इनकमिंग इज डिफरेंट। दूसरा है, मैं देखा हूँ डिफरेंट कंट्रीज के रिवर का, उसका देखिए 1 सेंटीमीटर का यदि लेवल डिफरेंस हो जाता है, जो लोग चिंतित हो जाते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, रिवर का डिस्चार्ज कम हो गया। डिस्चार्ज डिफाइंस द वेलोसिटी। ये जब तक आप डिस्चार्ज को मॉनिटर नहीं करेंगे, रिवर का डायनामिक्स मेंटेन नहीं होगा, वेलोसिटी मेंटेन नहीं होगा, और जब तक वेलोसिटी मेंटेन नहीं होगा, पॉल्यूटेंट की डिस्पर्सन, डिफ्यूजन, डाइजेशन संभव नहीं है। इसलिए आपको व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू फ्लो इन द रिवर सिस्टम इज द प्राइमरी थिंग। एवरीथिंग हैज लिमिटेड पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को आप जानेंगे तभी नहीं ठीक से उपयोग करेंगे। अब पूरा का पूरा दोहन कर रहे हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी है। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज के हर अंग का बिंब साहित्य के हर रूप में मौजूद होता है। मेरा प्रवाह, मेरे तटों पर होने वाली हलचलें कला और साहित्य से अछूती नहीं है। मैं ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में प्रसंगवश शामिल हूँ। साथ ही नवीन युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और श्रीधर पाठक जैसे साहित्यकारों ने मुझ पर अपनी कलम चलाई है। संगीत और संगीतकारों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरी दशा और दिशा, मेरी निर्मलता, मेरी दुर्दशा, दोनों ने साहित्य कला को प्रभावित किया है। विशेष रूप से दुर्दशा ने कवि मन को आहत किया है। कोई भी कार्य योजना जो विश्व स्तर की हो, अकेले सरकार के भरोसे सफल नहीं होती। जन जन की भावनाएं और सहयोग उसे सफल मूर्त रूप प्रदान करते हैं। नमामि गंगे की मुख्य सारथी केंद्रीय मंत्री उमा भारती कहती हैं, गंगा को निरंतर स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना ये तो जनप्रतिनिधियों का और समाज का ही काम है। प्रधानमंत्री की हैसियत से तो उन्होंने कहा था कि विकास तभी सफल होगा इस देश में जब विकास जन आंदोलन का रूप लेगा।
और यह मंत्र पूर्णतया गंगा के ऊपर लागू होता है। 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा मंत्रालय का निरीक्षण किया, हमारा प्रेजेंटेशन लिया, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था कि 29 साल इस कार्य योजना की असफलता का कारण क्या रहा। उसकी समीक्षा करने के बाद जो स्थिति हमारे सामने आई और हमने प्रधानमंत्री जी को उससे अवगत कराया कि इसका कारण ये रहा कि ये 70-30 फंडिंग रेशियो की स्कीम थी। एक ये भी महत्वपूर्ण कारण इसकी असफलता का रहा कि इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हमने ये बात बताई कि 29 सालों की गंगा कार्य योजनाओं की असफलताओं के कई कारणों में से एक यह भी कारण था, तो शायद पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है जब मात्र एक नदी के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया और कैबिनेट ने उस फैसले के ऊपर अपनी मुहर लगाई कि 100% केंद्र की फंडिंग की स्कीम होगी। हे गंगे, मेरी भावुक तरंगें कहीं तुम्हारी गति में अवरोध न पैदा कर दें। इस गति में ही जीवन की लय और ताल है। तुम्हें अब लौटना नहीं, निश्चय ही बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जाओ अपने गंतव्य और मंतव्य की ओर, जहां तुम्हारे परिष्कार के साथ संपूर्ण जीव संसार का परिष्कार समाहित है। जाओ, बढ़ती जाओ उस धरा के आगोश में जहां अनेकता में एकता है। तुम्हारे बढ़ते रहने, तुम्हारी अविरल चाल में ही ऊर्जा, उमंग, उत्साह तिरोहित हैं। मैं तुम्हारी उदार मानसिकता, जिजीविषा, धैर्य, आत्मविश्वास का वंदन करता हूँ। शत शत नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। हे शैलेंद्र, सुनो। शाम के धुंधलके में मेरे तटों से उभरते स्वर, इनमें सिर्फ आराधना ही नहीं, जीवन की थाप है, जीवन संदेश है, जीवन संदेश है। नाद गंगे समन्वित रूपकों की श्रृंखला में अभी आप सुन रहे थे ये रूपक। रूपक के मुख्य सहयोगी थे अशोक जाम्भूलकर और रविंद्र भुसारी। संयोजक थे विजय सिंह राजपूत। मुख्य स्वरों में थे प्रियंका फूलझेले और डॉक्टर ऋषु। रूपक की परिकल्पना और संगीत संरचना थी R.K. गोविंदराजन की तथा लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हरीश पाराशर ऋषु।